Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's session, we'll be discussing non-performing assets or stress assets and priority sector lending. So this is the 18th lecture of our 25 lecture series जिसमें हम पीपीपी का पूरा जो कंपोनेंट है वो 25 लेक्चर्स में कवर करेंगे. इन लेक्चर्स में हम कंटेंट के साथ साथ कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे. सो मंडे टू सैटरडे you will have your content sessions with MCQs and on Sunday we'll have a revision session जिसमें हम through MCQs पिछले हफ्ते का content रिवाइज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या हैं? सबसे पहली बात, एक बैंक है, वो आपको अगर लोन प्रोवाइड करता है तो आप उस लोन के बदले में बैंक को पहले तो ये लोन का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करते हैं और इंटरेस्ट अमाउंट भी वापस करते हैं. तो ये जो लोन बैंक प्रोवाइड करता है वो बैंक के लिए एसेट है जो उसे पैसा अर्न करके देगी. ये पैसा वापस आएगा, विद इंटरेस्ट वापस आएगा. तो लोन्स जो हैं वो एसेट्स होते हैं बैंक्स के लिए. जब ऐसे लोन्स बैंक को पैसा जनरेट करके देना बंद कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये लोन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है. तो एक एसेट नॉन परफॉर्मिंग बन जाती है जब वो बैंक के लिए इनकम जनरेट करना बंद कर देती है. लोन्स बैंक को इनकम जनरेट करके देते हैं. ठीक है. तो अब एक एसेट को हम एनपीए में कब कन्वर्ट करते हैं, कब बोलते हैं कि अब ये एनपीए बन चुका है? तो जब चाहे इंटरेस्ट चाहे प्रिंसिपल अमाउंट दोनों में से कुछ भी 90 दिन से ज़्यादा अगर ओवरड्यू रहता है इन केस ऑफ टर्म लोन्स, तो हम बोलते हैं कि ये लोन अब एनपी में कन्वर्ट हो चुका है. अगर बैंक ने किसी पर्सन को 2 लाख का लोन दिया था और 90 दिन हो गए, इस पर्सन ने इंटरेस्ट या फिर हो सकता है प्रिंसिपल कुछ भी इंस्टॉलमेंट उसने 90 दिन हो गए पे नहीं किया है, तो वो ऐसा जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है. उसे फिर एनपीए बोला जाता है टर्म लोन्स की कैटेगरी के अंदर. ठीक है. अगर एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और मोर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट्स और कैश क्रेडिट फैसिलिटी, तब भी उसे एनपी बोला जाता है. अगर मैंने आपके बैंक से कैश क्रेडिट की या ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली है और वो अकाउंट 90 दिन तक आउट ऑफ ऑर्डर कैटेगरी में रह रहा है तो वो एनपी बन जाता है. आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं. देखो, अगर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट के अंदर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 90 दिन हो गए हैं, जितनी वो लिमिट बैंक ने प्रोवाइड की थी सैंक्शनड लिमिट उससे ज़्यादा ड्रॉ कर लिया गया है, अकाउंट रिमेन्स कंटिन्यूसली मोर देन द सैंक्शनड लिमिट और ड्रॉइंग पावर फॉर मोर देन 90 डेज. बैंक ने 1 लाख की लिमिट प्रोवाइड की थी, 1 लाख से ज़्यादा किसी ने ड्रॉ कर लिया है और 90 दिन हो गए हैं, वो मोर देन सैंक्शन लिमिट ही ड्रॉन अकाउंट है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर माना जाता है. ठीक है. आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट के अंदर विड्रॉ तो किया है सैंक्शन लिमिट से कम ही, के बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितने की प्रोवाइड की है, 1 लाख, मैंने 70,000 ही विड्रॉ किया है, लेकिन 90 दिन हो गए हैं लगातार, उस अकाउंट में कोई भी क्रेडिट नहीं आया है. मैंने अगर आपके बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है 1 लाख की और मैंने अभी सिर्फ 70,000 विड्रॉ किए हुए हैं, लिमिट तो 1 लाख है, लेकिन 90 दिन से लगातार मैंने कुछ भी अकाउंट में पैसा वापस नहीं डाला है, तो वो तब भी आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस माना जाता है. ठीक है. एक और ये भी चीज हो सकती है कि आपने मेरे को लिमिट दी है 1 लाख की ओवरड्राफ्ट में, मैंने 70,000 ही विड्रॉ किए हैं, मैंने क्रेडिट्स कुछ किए हैं, लेकिन जो मैंने पैसा डाला है वो इतना कम डाला है कि इंटरेस्ट तक कवर नहीं हो रहा, इंटरेस्ट भी कवर नहीं हो रहा है और 90 दिन हो गए इस चीज़ को, तो वो भी आउट ऑफ ऑर्डर स्टेटस माना जाता है कैश क्रेडिट या फिर ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी में. तो अगर एक अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, उसे भी एनपीए ही बोला जाता है. ठीक है. अगर बिल्स, जो बिल्स बैंक परचेज करता है, बिल डिस्काउंट करता है, ये सब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि बिल परचेजिंग और बिल डिस्काउंटिंग होती है बिल फाइनेंसिंग के तरीके. तो बिल अगर ओवरड्यू रहता है फॉर मोर देन 90 डेज उसे भी फिर एनपीए ही बोला जाता है. उसके बाद अगर किसी ने एग्रीकल्चरल लोन लिया है, ठीक है, और वो अकाउंट में प्रिंसिपल या इंटरेस्ट 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू है, अगर तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और जो लोन का प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है वो 2 क्रॉप सीजन तक
अनपेड है तो उसे एनपीए बोला जाता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट एक क्रॉप सीजन तक भी अनपेड है, ओवरड्यू है, तो फिर उसे बोलेंगे कि ये एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अगर कोई लिक्विडिटी फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड की है, वो 90 दिन से ज्यादा तक आउटस्टैंडिंग है in respect of securitization transaction undertaken in terms of RBI directions on securitization of standard asset, उसे भी एनपीए बोला जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटाइजेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सिक्योरिटाइजेशन में क्या होता है, जो इलिक्विड एसेट्स होती हैं उनका एक पूल बनाओ और इनके अगेंस्ट हम क्या इशू कर दें, अगर सिक्योरिटी रिसीट्स बॉन्ड्स वगैरह इशू कर दें तो वो सिक्योरिटाइजेशन होता है। तो अगर कोई amount the amount of liquidity facility remains outstanding for more than 90 days in respect of securitization transaction, वहां पे भी हम मानते हैं एनपी में कन्वर्ट हो चुका है। डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन है, कोई डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहां पे भी अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट 90 दिन तक अनपेड रहता है तब भी हम उसे मानते हैं कि ये एनपीए में कन्वर्ट हो चुका है। डेरिवेटिव्स को हम डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो चीज अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से जनरेट कर रही है। ठीक है। अगर एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव है तो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की वैल्यू के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी इशू हुई है वो डिपेंड किस पे कर रही है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वैल्यू पे, तो वो एग्रीकल्चरल डेरिवेटिव्स हो जाते हैं। ठीक है। अब एसेट्स को बैंक कैसे क्लासिफाई करता है, स्टैंडर्ड एसेट्स, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, डाउटफुल एसेट्स, लॉस एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स वो होते हैं जिसमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लोन हैं उन बैंक ने दे रखे हैं उनमें अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉर्मल थोड़ा बहुत रिस्क होता है उतना ही है, कुछ अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रही है हमें अपने लोन अकाउंट में, तो वो स्टैंडर्ड एसेट है। ठीक है। सब स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक अगर इफ इट रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स, अगर एक एसेट एनपीए बनी हुई है, अभी उसको एनपीए बने ना 12 महीने या उससे कम ही हुए हैं, तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट होती है। अगर एक एसेट को एनपीए बने 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वो डाउटफुल एसेट होती है। डाउटफुल में भी कैटेगरीज होती हैं, D1, D2, D3। अगर एक एसेट को डाउटफुल हुए अप टू 1 ईयर तक, 12 महीने से ऊपर टाइम हो गया है, अभी डाउटफुल हुए 1 ही साल हुआ है, तो वो D1 कैटेगरी में आते हैं। अगर 1 से 3 साल हैं तो D2 कैटेगरी में आते हैं, 3 साल से ज्यादा हो गए हैं डाउटफुल हुए हुए तो वो फिर D3 कैटेगरी में आता है। ये D1, D2, D3 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि प्रोविजन कितनी क्रिएट करनी है। ठीक है। इफ इट हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स, डाउटफुल। डाउटफुल हुए अभी 1 ही साल हुआ है, D1 कैटेगरी, 1 से 3 साल D2 कैटेगरी, 3 से ज्यादा साल D3 कैटेगरी। लॉस एसेट्स उसे बोलते हैं जब अब बैंक को पता लग गया है, या इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर ने बता दिया, या कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट ने बता दिया, या आरबीआई इंस्पेक्शन के थ्रू पता लग गया कि ये एसेट में से अब कोई भी पैसा हमें वापस नहीं मिलने वाला है, वो लॉस एसेट हो जाती है। या तो इसे राइट ऑफ करना पड़ता है, या फिर ऐसी एसेट्स के लिए 100% प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ती है। प्रोविजन क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, आप अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा ना साइड पे रखते हो कि कल अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे पास बफर ऑलरेडी क्रिएटेड हो। ठीक है। तो बैंक्स के लिए तो प्रोविजन क्रिएट करना बहुत जरूरी है। कितना क्रिएट करना है ये एसेट क्लासिफिकेशन पे डिपेंड करता है। ओके। अब कुछ ऐसे अकाउंट्स भी होते हैं जहां पे इरोजन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी हो चुका है। अगर मैंने आपसे लोन लेने के लिए घर गिरवी रखा तो घर पे सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया आपका। ठीक है। लेकिन अगर कोई मैं फ्रॉड कमिट करती हूँ या ये जो मेरी होम की वैल्यू है यही इरोड हो गई है, तो उस केसेस में एनपीए कैसे बनता है। मान लो मैंने कोई घर गिरवी रखा था आपके पास लोन लेने के लिए, लेकिन अब उस जो मैंने घर गिरवी रखा है उसकी वैल्यू जितनी मैंने असेस करवाई थी, आपने एज अ बैंक जितनी असेस की थी उसकी 50% ही या उससे कम रह गई है, 50% से कम रह गई है, तब ऐसी एसेट्स को, ऐसे लोन को सीधा डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं। मैंने अपना घर गिरवी रखा था, जब घर गिरवी रखा तब असेसमेंट हुई कि ये 50 लाख का है, तो इसके हिसाब से मेरे को लोन मिल गया। अब दोबारा से इंस्पेक्शन पे पता लगा, आरबीआई ने इंस्पेक्शन किया या बैंक ने इंस्पेक्शन किया कि इसकी वैल्यू तो 20 लाख रह गई है,
जितना हमने असेस किया था उसकी 40% ही रह गई है। ऐसा जो लोन अकाउंट होता है ना, उसे सीधा डाउटफुल कैटेगरी में डाल देते हैं। वो कोई सब स्टैंडर्ड नहीं बनता, वो सीधा डाउटफुल कैटेगरी में आ जाता है, लेस देन 50% वैल्यू रह गई हो। ठीक है, अगर ऐसी एसेट की वैल्यू 10% से भी कम रह जाए, मैंने आपको क्या बोला था, आपने असेस किया घर गिरवी रख लो 50 लाख का, लेकिन अब वहां पे ऐसी प्रॉब्लम आ गई उस एरिया के अंदर कि अब इस घर की वैल्यू कितनी रह गई है, सिर्फ 4 लाख। जितना सोचा था उसका सिर्फ 8% वैल्यू रह गई है। 10% जब कम वैल्यू रह जाती है उस सिक्योरिटी की, तब उसे सीधा लॉस एसेट मान लिया जाता है। इफ द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एज असेस्ड बाय द बैंक अप्रूव्ड वैल्यूज और आरबीआई इज लेस देन 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग इन द बोरोवेल अकाउंट्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ सिक्योरिटी शुड बी इग्नोर्ड। ठीक है, उसको अब मानते ही नहीं है कि है ही नहीं है, फिर हम उसको सीधा लॉस कैटेगरी में डाल देते हैं ऐसे एसेट को। ठीक है, चलिए, अब बैंक्स ने ये देखा कि अगर हम सीधा एनपीए बनाते हैं, एनपीए बनाने से पहले हम अगर ध्यान नहीं देते हैं तो प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती, तो आरबीआई ने बोला है कि सीधा एनपीए ना देखो, उससे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स में भी पहले ही रिकॉग्नाइज कर लो कि अगर कोई स्ट्रेस आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ही रिकॉग्नाइज कर दो। देखो 90 दिन या उससे ज्यादा हो गए फिर तो एनपीए है, हमें पता है सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स होती हैं, लॉस एसेट्स के कुछ भी रिकवर नहीं हो सकता। 90 दिन से पहले का जो टाइम पीरियड है, तब भी हमें ये बात का ध्यान रखना है कि कहीं ये एनपीए में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। पहले ही हमने स्ट्रेस रिकॉग्नाइज करना है, इसलिए स्टैंडर्ड एसेट्स को भी हम कैटेगराइज करते हैं। अब स्टैंडर्ड एसेट्स कौन सी हैं, जिनमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी एनपीए नहीं बनी है। तो अगर तो कोई डिले हुआ ही नहीं है, जितने टाइम पे किस्त वापस आनी चाहिए लोन की आ रही है बैंक के पास, कोई दिक्कत नहीं है, वो रेगुलर एसेट है, रेगुलर एसेट है। ठीक है, लेकिन अगर एसेट के अंदर 1 से लेके 30 दिन का डिले होता है, अगर 1 से लेके 30 दिन का डिले होता है, तो उसे एसएमए जीरो, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स जीरो कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 31 to 60 डेज का डिले हो रहा है इंस्टॉलमेंट आने में, उसे एसएमए 1 कैटेगरी में रखा जाता है। अगर 61 to 90 डेज का डिले है तो एसएमए 2 कैटेगरी में रखा जाता है। तो स्टैंडर्ड एसेट भी रेगुलर होती है और स्ट्रेस्ड होती है। स्ट्रेस्ड का क्या मतलब है कि इसमें डिले होना शुरू हो गया है, 30 दिन हो गए किस्त नहीं आई, 60 दिन हो गए किस्त नहीं आई, एसएमए 2 में 75-80 डेज हो गए अभी तक पेमेंट नहीं आई, तो ये स्टैंडर्ड एसेट्स में स्ट्रेस्ड एसेट की कैटेगरी में आ गया। 90 दिन पार होने पे तो फिर वो एनपीए बन ही जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन केस ऑफ रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज लाइक कैश क्रेडिट, द एसएमए सब कैटेगरीज विल बी एज फॉलोज। जो ये कैश क्रेडिट वाली फैसिलिटीज होती हैं, रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटीज होती हैं, वहां पे एसएमए में सब कैटेगरीज कैसे बनती हैं, अगर 31 to 60 डेज का डिले है एसएमए 1, 61 to 90 डेज का डिले है एसएमए 2, यहाँ पे कैटेगरी मानी जाती है। अब प्रोविजन की रिक्वायरमेंट कितनी है, अब बैंक को पहले से ही सतर्क रहना है, कुछ पैसा पहले ही साइड पे रखना है। एक साथ इतना लॉस होने से अच्छा है पहले ही थोड़ा थोड़ा पैसा साइड पे रखते रहो अपना बफर क्रिएट करने के लिए। तो जो लॉस एसेट है इसे तो राइट ऑफ कर दो, हटा दो बुक से। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉस एसेट्स को बैंक अपने अकाउंट्स में रखना चाहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रखना चाहता है, तो 100% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शुड बी प्रोवाइडेड फॉर। अगर लॉस एसेट 2 लाख की है तो प्रोविजन भी 2 लाख की क्रिएट करके रखो, ये बोला है आरबीआई ने। डाउटफुल एसेट्स के केस में क्या होगा, प्रोविजन शुड बी 100% टू द एक्सटेंट टू विच द एडवांस इज नॉट कवर्ड बाय द रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अब मान लो मैंने एक बैंक से लोन लिया था, तो मेरा लोन जब एनपीए में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, तो अब लोन कितने का था, 10 लाख का, और उसके अंडर जो सिक्योरिटी है बैंक के पास, सिक्योरिटी जो मैंने गिरवी रखी थी उसकी वैल्यू है 6 लाख। यानी कि 4 लाख का लोन ऐसा है जो सिक्योर्ड नहीं है बाय द सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जो मैंने गिरवी रखी थी उसकी रियलाइजेबल वैल्यू 6 लाख है, बाकी 4 लाख तो अनसिक्योर्ड होगा बैंक के लिए, वो रियलाइजेबल सिक्योरिटी के अंडर नहीं आ रहा। तो इस 4 लाख के लिए भी 100% प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। अभी जो सिक्योर्ड पोर्शन है, जो 6 लाख के अंडर प्रोटेक्टेड है,
है ना। 6 लाख तो बैंक रिकवर कर सकता है सामान बेच के, उस पे 20 से लेके 100% तक की प्रोविजन क्रिएट करनी होती। कितनी कितनी करनी है डिपेंड करता है कि डाउटफुल 1 में है, D1 D2 D3 कौन सी कैटेगरी में। ठीक है, तो याद रखना है 10 लाख का लोन है, 6 लाख की रियलाइजेबल वैल्यू है सिक्योरिटी की जो मैंने गिरवी रखी है, तो 6 लाख विल बी द सिक्योर्ड पोर्शन, 4 लाख बाकी का अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पे 100% प्रोविजन क्रिएट करनी है। बाकी का जो ये 6 लाख है जो मेरे सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू है, इस पे कितना प्रोविजन क्रिएट करना है ये डिपेंड करता है डाउटफुल कैटेगरी 1 2 3 किस में है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगर तो डाउटफुल कैटेगरी में 1 ईयर तक रहा है, यानी कि D1 कैटेगरी, D2 कैटेगरी, D3, D1 कैटेगरी का जो सिक्योर्ड पोर्शन है उसके लिए 25% प्रोविजन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो D2 है उसमें 40% का प्रोविजन रिक्वायरमेंट है। अगर D3 कैटेगरी में लोन आ जाता है तो 100%, यानी कि वो जो 6 लाख है, 6 लाख का 6 लाख मुझे प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, बैंक को प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये टेबल भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से याद रखना है। जहां पे एनपीए का बैलेंस किसी लोन में 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो ऐसे जो एनपीएज हैं इनका स्टॉक ऑडिट होता है एनुअल इंटरवल्स पे एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा। एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा इनका अलग से फिर ऑडिट होता है, 5 करोड़ से ज्यादा का जहां पे एनपीए बैलेंस है किसी अकाउंट में। ठीक है, collaterals such as immovable properties charged in the favor of bank should be valued once in 3 years by valuers appointed as per the guidelines approved by board of directors। तो जहां पे भी immovable properties को पे चार्ज क्रिएट किया गया, अगर मैंने अपना लैंड गिरवी रखा है, लैंड तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे चार्ज क्रिएट होता है उनकी हर 3 साल में वैल्यूएशन होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है? क्योंकि चेंज होता रहता है ना, हमें देखना पड़ता है कि रियलाइजेबल वैल्यू कितनी बची है कितनी नहीं है, तो 3 साल में उनकी रिवैल्यूएशन होती है, वैल्यूअर्स अपॉइंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। चलिए, अब जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनके लिए प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितनी है? अभी तक हमने लॉस और डाउटफुल का देखा। जो सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं उनके लिए जो सिक्योर्ड पोर्शन होगा उस पे 15% प्रोविजन रिक्वायरमेंट है, अनसिक्योर्ड पे 25% है। यानी कि अगर मैंने 1 लाख का लोन लिया है जिसके लिए जो मेरा सिक्योर्ड पोर्शन है इसका बैंक के लिए सिक्योरिटी जो है वो कितना कवर कर रही है, 60,000, तो ये 60,000 पे सिक्योर्ड पे 15% प्रोविजन क्रिएट होगी और अनसिक्योर्ड बाकी का 40,000 पे 25% प्रोविजन क्रिएट होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोन अकाउंट्स होते हैं, उनमें अगर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक फॉलो कर ले तो 20% प्रोविजन रिक्वायरमेंट्स होती है रादर देन 25 ऑफ द अनएक्सपोर्ट अनसिक्योर्ड एक्सपोजर। स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स हैं जो अभी एनपीए में कन्वर्ट हुई नहीं है, 90 दिन हुए नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ती है। अगर फार्म क्रेडिट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए, इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स हैं, एसएमई सेक्टर को लोन है, तो वहां पे 0.25% प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ती। इवन स्टैंडर्ड एसेट्स के लिए भी प्रोविजन क्रिएट की जाती है। कमर्शियल रियल एस्टेट को एडवांसेस दिए हैं, ठीक है, CRE 1 कैटेगरी 1%। एडवांसेस टू कमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंट हाउसिंग सेक्टर CRE RH2 0.75%। हाउसिंग लोन्स एक्सटेंडेड एट टीजर रेट्स 2%। टीजर रेट्स का मतलब क्या है? पहले पहले कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, बाद के टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया जाता है ऐसे लोन्स पे। ठीक है, तो पहले 2% होगा प्रोविजन क्रिएटेड, जब हायर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने लग जाते हैं ना टीजर रेट्स में, तो हायर इंटरेस्ट ऑफ रेट चार्ज करने के बाद वाले टाइम में 0.40% प्रोविजन क्रिएट कर दो। पहले ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है क्योंकि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं तो उसके बाद 1 साल बाद 0.40% प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है। बाकी जितने भी लोन बचे उन पे 0.40%, इंक्लूडिंग जो मीडियम एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंड माइक्रो के लिए 0.25 है, मीडियम के लिए 0.40 प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है बैंक को। ठीक है, अगर जिनको लोन दिया गया है उनमें अगर विलफुल डिफॉल्टर्स या नॉन कोऑपरेटिव बोरोवर्स आते हैं तो क्या करना पड़ता है? पहली बात तो जिन भी विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ सूट फाइल किया गया है
उनकी इन्फॉर्मेशन क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को दी जाती है, सबमिट की जाती है रिपोर्ट। और जिनके खिलाफ विलफुल डिफॉल्टर्स के खिलाफ अभी सूट नहीं भी फाइल किया गया है, जहाँ पे विलफुल डिफॉल्टर 25 लाख या उससे ज़्यादा के हैं, तो ये इनकी जो भी इंफॉर्मेशन है, लिस्ट है, वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज को सबमिट की जाती है। ठीक है, बैंक जिनके भी मेंबर्स हैं। ठीक है, अब जहाँ पे ऐसी कंपनी को लोन दिया गया है, ऐसी कंपनी को लोन दिया गया है जिनके डायरेक्टर्स का नाम विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो वहां पे 5% प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है स्टैंडर्ड अकाउंट्स में भी। अगर आपने कंपनी को लोन दिया, उस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, उसका नाम विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में एक से ज्यादा बार अपीयर हो गया, मान लो 2-3 बार अपीयर हो गया, तो ऐसे जो लोन्स होंगे उनमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, और ऐसे जो अकाउंट्स हैं उनमें प्रोविजनिंग की रिक्वायरमेंट ना एक्सेलरेटेड रेट पे होती है, ज़्यादा उन पे हमें प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है, जहाँ पे बैंक कंपनीज हैविंग डायरेक्टर्स हुज नेम्स अपीयर मोर देन वंस इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर। कितनी ज़्यादा प्रोविजन क्रिएट करनी पड़ती है? नॉर्मली आप कितनी क्रिएट कर रहे हो रेगुलर सब स्टैंडर्ड के लिए, अगर 15 यहाँ पे चेंज नहीं है, लेकिन 6 मंथ्स टू 1 ईयर हो गए सब स्टैंडर्ड एसेट को, तो नॉर्मली 15% क्रिएट करनी पड़ती है, यहाँ पे 25 क्रिएट करनी पड़ रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो डाउटफुल कैटेगरी 2 के अंदर थर्ड एंड फोर्थ ईयर में सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% क्रिएट हो रही है, अनसिक्योर्ड पे 100%, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रोविजन क्रिएशन कितनी हो रही है? 100%, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों पे नॉर्मल से ज्यादा प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आपने ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया कि इन कंपनी के डायरेक्टर तो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, 2-3 बार हो चुका है, तो उनके लिए ज्यादा खतरा है, ज्यादा प्रोविजन क्रिएट करके रखनी पड़ती है। ठीक है, नॉर्मली हम कितना क्रिएट करते हैं डाउटफुल में? सिक्योर्ड पोर्शन पे 25 सेकेंड ईयर में, और अनसिक्योर्ड पे 100। यहाँ पे 25 की जगह 40% हम प्रोविजन पहले ही क्रिएट करके रख रहे हैं। ठीक है, अगर एडवांसेस जो हैं इफ दे आर कवर्ड बाय CGTMSE एंड CRGFTLIH, यानी कि क्रेडिट रिस्क गारंटीड फंड ट्रस्ट फॉर लो इनकम हाउसिंग, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSEs, इनने अगर लोन को कवर किया है, मान लो किसी कंपनी ने लोन लिया, किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज ने लोन लिया आपके बैंक से, और उस लोन को कवर किसने प्रोवाइड किया है? उस लोन के लिए गारंटी कौन दे रहा है? CGTMSE। तो उस पोर्शन पे कोई भी गारंटीड प्रपोर्शन पे कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मान लो मेरा ना छोटा सा बिजनेस है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, मैंने ना 1 करोड़ का, 1 करोड़ छोड़ो, 10 लाख का लोन लिया, मैंने 10 लाख का लोन लिया। इस 10 लाख के लोन में से जो 7 लाख का लोन है, 7 लाख के लोन की गारंटी किसने दी है? CGTMSE ने, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSE ने बोला कि मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 7 लाख के लोन की। तो आपको पता है कि अगर ये सरकारी स्कीम के अंडर लोन कवर्ड है, तो ये तो पैसा मरेगा ही नहीं हमारा, तो ये 7 लाख पे ना कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अगर आप चाहो तो मैं हमारा संडे वाला सेशन में इसका एक न्यूमेरिकल ऐड कर दूंगी। नॉर्मली हम प्रोविजन क्रिएट करें ना, कहीं 100%, कहीं 40%, कहीं 75%, 20%, लेकिन जहां CGTMSE ने कवर प्रोवाइड कर दिया, जितना CGTMSE ने गारंटी प्रोवाइड कर दी या CRGFTLIH ने गारंटी प्रोवाइड कर दी, उतने लोन पोर्शन पे आपको कोई भी प्रोविजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, उन्हें क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करनी पड़ती है। इवन अगर कोई लोन SMA कैटेगरी में भी आ जाता है ना, स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में भी आ जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स को दी जाती है, क्रिलिक को दी जाती है, जहां पे एक्सपोजर 5 साल 5 करोड़ या उससे ज्यादा का है। ठीक है, तो अगर एक ऐसा लोन अकाउंट है, 6 करोड़ का मान लो लोन है, वो अभी NPA नहीं हुआ, सिर्फ SMA कैटेगरी में आया है, तो भी उसकी रिपोर्ट क्रिलिक को दी जाएगी, और क्रिलिक मेन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड ऑन अ मंथली बेसिस। क्रिलिक के बारे में हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इन एडिशन द लेंडर शुड सबमिट अ वीकली रिपोर्ट ऑफ इंस्टांसेस ऑफ डिफॉल्ट बाय ऑल बोरोवर्स विद एग्रीगेट एक्सपोजर ऑफ 5 करोड़ एंड अबव। लेंडर्स को एक वीकली रिपोर्ट सबमिट करनी है जहां पे डिफॉल्ट है बोरोवर्स के द्वारा 5 करोड़ या उससे ज्यादा के कैटेगरी का लोन है।
अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. इन केस ऑफ एनपीएज विद बैलेंस ऑफ रुपीज डैश करोड़ एंड अबव, स्टॉक ऑडिट एट एनुअल इंटरवल्स बाय एक्सटर्नल एजेंसीज अपॉइंटेड एज पर गाइडलाइंस अप्रूव्ड बाय द बोर्ड वुड बी मैंडेटरी इन ऑर्डर टू एनहांस द रिलायबिलिटी ऑन स्टॉक वैल्यूएशन. जहां पे एनपीएज विद बैलेंस रुपीज 5 करोड़ एंड अबव होता है, वहां पे फिर स्टॉक ऑडिट एनुअल इंटरवल्स पे करवाना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंसीज के द्वारा. ठीक है, चलिए. अ लोन ग्रांटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स will be treated as NPAs if the installment of principal or interest thereon remains overdue for. देखो, शॉर्ट ड्यूरेशन लोन है, उसको एनपीए कब मानेंगे? जब प्रिंसिपल या इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट ओवरड्यू रहता है 2 क्रॉप सीजन में. यही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होती तो 1 क्रॉप सीजन में भी अगर ओवरड्यू रह जाए तो एनपीए होता है. लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के बारे में पूछा है. एग्रीकल्चर वाले में 1 साल 2 साल नहीं होगा, क्रॉप सीजन के अकॉर्डिंगली होगा एनपीए. बाकी समय तो डेज 90 डेज के हिसाब से यहाँ पे नहीं होगा. कई बार क्या होता है, बैंक ना लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देता है. हमने सरफेसी एक्ट जब पढ़ा है उसमें भी रीस्ट्रक्चरिंग की बात हुई है. वहां पे अगर मान लो कि एक बिजनेस है, उसका बुरा समय चल रहा है, वो लोन नहीं वापस कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उस लोन की रीस्ट्रक्चरिंग कर देगा. लेंडर क्या करेगा? उसे पता है, बैंक को पता है कि यार इसका ना बिजनेस अभी सीजन डाउन चल रहा है, सीजन आते ही इसका काम फिर से शुरू हो जाएगा, तो बैंक उसको ना कुछ कंसेशन दे देगा. उसका जो लोन है ना उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देगा. या तो बोलेगा कि ठीक है तुम ना 7% के हिसाब से दे दो, 10% की जगह तुम ना हमें 7% के हिसाब से लोन वापस कर दो. या वो बोलेगा कि तुम मंथली की जगह क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट दे दो हमें. या तुम हमें जो है पेमेंट पीरियड ऑल्टर कर दो. तुमने हमसे 3 साल के लिए लोन लिया था, चलो इसको 5 साल के लिए मान लेते हैं, उस हिसाब से हम किस्तें बना देते हैं. रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम लोन को. रोल ओवर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है बैंक. ठीक है, एडिशनल क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर सकता है. रोल ओवर क्रेडिट फैसिलिटी में क्या होता है? मान लो एक लोन की मैच्योरिटी आने वाली है 1 तारीख को, हमारे पास पैसे नहीं है, मैंने आपके बैंक से लोन लिया है, 1 अक्टूबर को उसकी किस्त भरने वाले का टाइम हो गया, मेरे पास पैसे नहीं है, लोन की मैच्योरिटी हो रही है. मैं क्या करूंगी? आपसे एक और क्रेडिट फैसिलिटी ले लूंगी इस लोन की किस्त को चुकाने के लिए. रोल ओवर क्रेडिट फैसिलिटी दी जा सकती है. कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट भी हो सकती है. ठीक है, वेयर द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेटलमेंट अमाउंट एक्सीड्स 3 मंथ. तो इस तरीके से लोन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर दिया जाता है. रीस्ट्रक्चरिंग भी कर दी जाती है कि कहाँ पैसा डूब रही है, कहाँ रीस्ट्रक्चरिंग करके बचा लेते हैं. तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं. द लोन अकाउंट वॉज डिक्लेयर्ड सब स्टैंडर्ड एज ऑन 1 अप्रैल 2020 and the loan account was 5 lakh rupees. The loan amount was 5 lakh. The value of security was 3 lakh. What will be the provision requirement as on 1 April 2023? तो इसमें 5 लाख का आपका लोन है, जिसमें से वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी 3 लाख है. 3 लाख हमारा सिक्योर्ड पार्ट है, 2 लाख हमारा अनसिक्योर्ड पार्ट है. तो कहते हैं प्रोविजन रिक्वायरमेंट 1 जनवरी 2023 को कितनी होगी. तो आपको ये पता है कि ये डाउटफुल कैटेगरी में आ गया है, D1 में आया है, D2 में आया है, D3 में आया है, उस पर डिपेंड करेगा कितनी प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है. अनसिक्योर्ड पे तो ऑब्वियसली अनसिक्योर्ड पोर्शन हमारा 2 लाख है, इस पे तो 100% प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है ही है. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते. देखो 12 महीने तक तो ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहा है, 31 मार्च 2021 तक ये सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहेगा, अगले 1 साल तक ये D1 कैटेगरी में चला जाएगा, यानी कि 31 मार्च 2022 तक ये D1 कैटेगरी में है. फिर ये उसके अगले 3 साल तक यानी कि 2025-31 मार्च तक ये D2 कैटेगरी में है. D2 कैटेगरी में जो सिक्योर्ड पार्ट होगा उस पे 40% प्रोविजन रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 40% कितना हुआ? 3 लाख का 1,20,000. तो 1,20,000 एक हो गया प्लस 2 लाख, तो इसकी प्रोविजन रिक्वायरमेंट कितनी है? 3,20,000. हमने देखा था ना D2 कैटेगरी में अनसिक्योर्ड पोर्शन पे 100% प्रोविजन रिक्वायरमेंट है, सिक्योर्ड पोर्शन पे 40% है. तो हमारे पास 5 लाख के लोन में से 2 लाख जो है वो अनसिक्योर्ड है, 2 लाख प्रोविजन रिक्वायरमेंट होगी और बाकी के बचे 3 लाख पे 40% यानी कि 1,20,000. तो 3,20,000 इस पे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट है आपकी. ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस की.
देखो, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की जरूरत क्यों है? अगर हम एक बैंक को कोई भी गाइडलाइन ना दे, आरबीआई कोई भी गाइडलाइन ना दे, तो बैंक्स प्रेफर करेंगे उन एरियाज को लोन्स देना, उन सेक्टर्स को लोन देना जहां से रिटर्न के ज्यादा चांसेस है, प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अर्बन एरियाज में ज्यादा लोन्स दिए जाएंगे, रूरल एरियाज तक बात पहुंचेगी नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी ही नहीं। तो ऐसे सेक्टर्स जिन्हें अदरवाइज बिना गाइडलाइंस के टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट ना मिल पाता, उन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर रखा गया है कि इन सेक्टर्स को इतना इतना परसेंट लोन देना तो जरूरी है ही है। तो आरबीआई ने टारगेट्स और सब टारगेट्स फिक्स किए हैं, चाहे आपका कमर्शियल बैंक है, चाहे आपका रीजनल रूरल बैंक है, चाहे आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, लोकल एरिया बैंक है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ठीक है, अदर देन सैलरी अर्नर्स बैंक, सारे टाइप के बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की नॉर्म्स फॉलो करनी ही करनी पड़ती है। ठीक है, इसमें दो टर्म्स बार बार आएंगे, एएनबीसी दैट इज एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, सीईओबीई दैट इज क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर। तो ये हमें टर्म्स आगे इनकी फुल फॉर्म मैंने आपको अभी बता दी है, तो आप अपने आप आगे समझ जाएंगे ये बात को। तो प्रायोरिटी सेक्टर कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एक्सपोर्ट्स क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एंड अदर कैटेगरी। तो 8 कैटेगरी हैं जिनको प्रायोरिटी सेक्टर कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो इनका नाम आपको याद करना ही करना है। कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी जरूरी है? अगर आपका डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक है अदर देन स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक की अलग से प्रोविजन है कि कितना कितना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर एक बैंक कमर्शियल बैंक 100 रुपए का लोन देता है ना, तो 40% लोन उसे प्रायोरिटी सेक्टर को देना पड़ेगा। ठीक है, 40% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। एग्रिक इसमें से भी 18% जो है, अगर 100 रुपए अगर एक बैंक लोन दे रहा है, 18% किसको देना पड़ रहा है? एएनबीसी का 18% एग्रीकल्चर को देना पड़ेगा, इतना देना ही देना पड़ेगा। और माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितना देना पड़ेगा? 7.5%। वीकर सेक्शंस को कितना देना पड़ेगा? 12% ऑफ एएन और बीसी विच एवर इज हायर। तो ओवरऑल 40% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है, लेकिन एग्रीकल्चर को 18%, माइक्रो एंटरप्राइजेस को 7.5%, वीकर सेक्शंस को 12%। ये करना ही करना है। अगर फॉरेन बैंक है इंडिया में जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, जिनकी 20 से ज्यादा है, उन्हें तो यही फॉलो करना पड़ेगा जो सारे कमर्शियल बैंक्स को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अगर एक फॉरेन बैंक है जिसकी 20 से कम ब्रांचेस हैं इंडिया में, उन्हें करना तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग 40% ही है, लेकिन उसमें से 32% कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स, और बाकी 8% किसी को भी दे दें। तो जो फॉरेन बैंक्स है जिनकी 20 से कम ब्रांचेस हैं, 32% किसको दे सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ लेंडिंग टू एक्सपोर्ट्स, बाकी 8% किसी को भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनमें फिर सब कैटेगरीज एप्लीकेबल नहीं है। एग्रीकल्चरल, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, एडवांसेस टू वीकर सेक्शन, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। उनको सब कैटेगराइज नहीं किया गया कि कहाँ किसको देना है, सीधा बोल दिया एक्सपोर्ट्स को दे दो, बाकी किसी को भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 40% ही देना है। रीजनल रूरल बैंक्स की जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज 75% ऑफ एएनबीसी और सीओबी विच एवर इज हायर। ठीक है, यहाँ पे लेंडिंग टू मीडियम एंटरप्राइजेस, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रीन्यूएबल एनर्जी shall be reckoned for priority sector achievement only up to 15% of ANBC। कहते हैं 75% दो, लेकिन मीडियम एंटरप्राइजेस को, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 15% ऑफ ANBC को ही माना जाएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए इनका सब टारगेट कितना है? 18% है, जिसमें से 10% इनको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ेगा। इनकी कैटेगरीज डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था? एग्रीकल्चर में 18% था, 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ना था। सेम यहाँ पे भी है, 18% रीजनल रूरल बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है, एग्रीकल्चर में 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देना पड़ेगा। माइक्रो एंटरप्राइजेस को कितना देना है? 7.5%।
वीकर सेक्शन को इनको 15 देना है, इन्हें 12 देना था, इन्हें 15 देना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को भी 75% ही प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी है, सेम 18% एग्रीकल्चर को, जिसमें से 10% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। माइक्रो एंटरप्राइजेस में 7.5% करना है, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शन सेम 12% जितना नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स का है। ठीक है, तो पहले वीकर सेक्शंस को स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के टारगेट कम थे। 2020-21 में कितना था, 8, फिर 9 हुआ 2021-22 में, 2022-23 में 9.5 है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का टारगेट, और 2022-23-24 में 10% है। ये बढ़ाया गया है। द टारगेट लेंडिंग टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड वीकर सेक्शन शैल बी रिवाइज अपवर्ड फ्रॉम 2021-22। वीकर सेक्शंस के लिए 2023-24 तक कितने पे आना है, 12% पे आना है। आप यहाँ देखेंगे ना, यहाँ पे हैश लगा हुआ है, यहाँ पे भी हैश का साइन बना हुआ है, तो वो हैश का क्या मतलब है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि इंक्रीज किया गया है टारगेट को। तो पुराना वाला डेटा नहीं देखना, ये वाला आपको देखना है। अब जो प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, उनके लिए टारगेट्स क्या हैं, उनके लिए भी उन्हें पहले कितना था, 40% टारगेट था, लेकिन अब धीरे धीरे बोल दिया है कि 2025-26 तक आप भी 75% पे आ जाओ। ठीक है, 2019-20 तक 40% था, लेकिन अब उन्हें बोला है कि आप भी धीरे धीरे इंक्रीज करते करते प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग अपनी 75% पे लेके आओगे। माइक्रो एंटरप्राइजेस को इन्होंने कितना देना है, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स ने 7.5%, वीकर सेक्शन को देना है 12%। ये भी पहले 10% था, इनका बढ़ा के 12% कर दिया है। तो ये टेबल ध्यान से देख लेना, आपका पेपर 22-23 में हो रहा है, 23-24 में हो रहा है, आपका 23-24 में हो रहा है, तो इंक्रीमेंटली ग्रेजुअली बढ़ाया गया है कि तुमने 25-26 तक 7.5% और 12% पे आ जाना है। अब एग्रीकल्चरल जो एडवांसेस हैं फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, किनको बोला जाएगा कि एग्रीकल्चर की कैटेगरी में आ रहा है, जो नॉर्मली आप इंडिविजुअल फार्मर को फार्म क्रेडिट देते हो, कॉर्पोरेट फार्मर्स को देते हो, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देते हो, चाहे कंपनी ऑफ इंडिविजुअल फार्मर्स है, चाहे पार्टनरशिप फर्म है, चाहे कॉपरेटिव्स ऑफ फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर या एलाइड एक्टिविटीज का काम करते हैं, सब एग्रीकल्चरल एडवांसेस प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आते हैं। एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए अगर कोई लोन दिया जाता है, जहां पे एग्रीगेट सैंक्शन लिमिट कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़ पर बोरवर फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, वो भी हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में आता है। कोई भी और एंसिलरी सर्विसेज हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को कोई लोन दिया जाता है, इवन अगर बैंक्स एनबीएफसीज को लोन देते हैं और एनबीएफसीज उस लोन को यूज करते हैं एग्रीकल्चर को लोन देने के लिए, इसे बोलते हैं ऑन लेंडिंग, के बैंक्स ने एनबीएफसीज या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को दिया, उन्होंने फिर एग्रीकल्चर के लिए लोन दे दिया। तो ऐसे लोन्स को भी, जो ऑन लेंडिंग वाले हैं, उन्हें भी बोला जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर ही कवर होते हैं। एमएसएमईज को जो भी लोन दिए जाते हैं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली, इवन जो फैक्टरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं बैंक्स के द्वारा थ्रू द ट्रेड्स, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, फैक्टरिंग सर्विसेज जो भी बैंक प्रोवाइड करता है वो भी एमएसएमईज की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, केवीआई कृषि जो हमारा है केवीआई सेक्टर है, उसको भी जो लोन दिया जाता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज वाले को, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। जो भी एमएसएमईज को अंडर गाइडलाइंस लोन दिए जाते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आता है। फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन्स में क्या होता है, फैक्टरिंग ट्रांजेक्शन में क्या है कि मैं एमएसएमई हूँ और मैं बहुत सारा जो अपना सामान है क्रेडिट पे बेचती हूँ, तो क्रेडिट पे बेचती हूँ, मेरे पास आ जाते हैं बिल्स, मैं ये बिल्स ले जाके किसको दे देती हूँ, बैंक को, कि मेरे सारे बिल्स का पैसा तुम वसूल लोगे। ठीक है, और बैंक मुझे इसके बदले में पैसे दे देता है। विद रिकोर्स का क्या मतलब है, अगर बैंक सामने से पैसे लेने जाता है पार्टी से जिन्होंने बिल्स एक्सेप्ट किए थे, वो अगर पैसे नहीं देते हैं तो बैंक वापस से आके मुझसे मांगेगा। विद रिकोर्स में मुझसे वापस आके मांग सकता है, विदाउट रिकोर्स में वापस आके एमएसएमई से नहीं मांग पाएगा। तो ये सारा भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएगा। एक्सपोर्ट क्रेडिट भी माना जाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू लोकल एरिया बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। तो एक्सपोर्ट क्रेडिट अगर एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है, एमएससी एमएसएमई सेक्टर को दिया जाता है, तो वो अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में एग्रीकल्चर और एमएसएमईज की कैटेगरी में पीएसएल माने जाएंगे। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए दिया जा रहा है, एमएसएमई सेक्टर को दिया जा रहा है, तो वो एमएसएमई और एग्रीकल्चर वाले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में आएगा। इनके अलावा
जो एक्सपोर्ट क्रेडिट दिया जाता है वो फिर एक्सपोर्ट क्रेडिट की प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में आता है। ठीक है, उनके लिए भी ये सब कैटेगराइज्ड डेटा है। मुझे लगता है इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिन्हें लगता है पढ़ने की जरूरत है वो यहाँ से फिर पीडीएफ में से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट क्रेडिट जो दिया जाता है एक्सपोर्टर्स को, प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट जो है वो भी एक्सपोर्ट क्रेडिट की कैटेगरी में आएगा। एजुकेशन लोन 20 लाख तक का प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। जो ऑलरेडी क्लासिफाइड थे एजुकेशन लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में वो तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद बनाया गया कि 20 लाख तक का जो एजुकेशन लोन होगा उसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हाउसिंग लोन की। अगर मेरे को अपना घर बनाना है, खरीदना है, रिपेयर करना है, सारे टाइप का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद अगर बैंक अपने खुद के इंप्लॉयज को अगर लोन देता है ना हाउसिंग लोन, वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं आता है। अगर आप लोग अपने ही बैंक से लोन लेते हो ना, आप तो बैंक के इंप्लॉयज हैं, अगर आप अपने ही बैंक से अगर हाउसिंग लोन लेते हैं वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में नहीं काउंट होगा। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपके बैंक से आके लोन ले कि हमने ये स्लम में जो लोग रहते हैं ना इनका रिहेबिलिटेशन करना है, इनको अच्छे घरों में शिफ्ट करना है, घर बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी हाउसिंग वो टाइप का जो लोन होगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर हाउसिंग कैटेगरी में आएगा। कोई अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, कोई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को लोन दिया जा रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स हैं नेशनल हाउसिंग बोर्ड के पास, वो सारे हाउसिंग कैटेगरी के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आएंगे। फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करनी है, वाटर इंप्रूवमेंट करनी है, वो सारी चीज़ें भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। बैंक लोन्स अप टू अ लिमिट ऑफ 5 करोड़ पर बोरोवर, स्कूल बनाने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के लिए, सैनिटेशन फैसिलिटी बनाने के लिए 5 करोड़ तक का पर बोरोवर का लोन है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में प्रायोरिटी सेक्टर लोन माना जाएगा। और 10 करोड़ तक का लोन पर बोरोवर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, इवन आयुष्मान भारत के अंदर जो भी बनता है, टीयर 2 टीयर 4 सेंटर्स जो बनते हैं वहां पे 10 करोड़ तक का लोन पर बोरोवर हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह बनाने के लिए वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कैटेगरी के अंदर आएगा। बैंक लोन्स जो देते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को देते हैं ऑन लेंडिंग के लिए, इंडिविजुअल्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर को ऑन लेंडिंग करने के लिए जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मान लो आपका बैंक है आईसीआईसीआई, आपने एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट दिया, लोन दिया, इस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ने वो लोन यूज किया एसएचजीज को या इंडिविजुअल्स को लोन देने के लिए, किस चीज के लिए, कि वाटर फैसिलिटी सैनिटेशन फैसिलिटी बनाने के लिए। तो ऐसे टाइप की ऑन लेंडिंग भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आएगी, लेकिन ये आरआरबीज, यूसीबीज, एसएफबीज पे लागू नहीं होगा। ये वाला जो है ऑन लेंडिंग वाला जो पॉइंट है, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक्स पे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पे और हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स पे लागू नहीं होगा। रीन्यूएबल एनर्जी आपको पता ही है, बायोमास प्लांट बनाना है, बेस पावर जनरेटर बनाना है, विंड मिल लगानी है, हाइडल प्लांट लगाने हैं, सोलर एनर्जी वाला प्लांट लगाना है, उन सब के लिए जो लोन होते हैं वो भी रीन्यूएबल एनर्जी वाले प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग्स के अंदर ही आता है। ओके, चलिए अदर्स कैटेगरी में क्या आता है, इंडिविजुअल्स को या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लोगों को जो लोन दिया जाता है, ठीक है, एसएचजीज या फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को अदर देन एग्रीकल्चर जो लोन दिए जाते हैं, एमएसएमईज को जो लोन दिए जाते हैं फॉर सोशल नीड्स, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स, ये सब चीज़ों के लिए जो लोन है वो सारा अदर कैटेगरी के अंदर आता है। डिस्ट्रेस्ड पर्सन को जो लोन दिए जाते हैं, जैसे किसी पर्सन ने क्या किया, किसी साहूकार से लोन ले रखा था तो वो तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा था, उससे बचने के लिए आपसे कोई लोन लेने आया कि आप मेरे को कम रेट पे दे दो, मैं उसका पहले चुका दूं, नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर का चुकाने के लिए डेट लोन लिया जाता है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, लोन सैंक्शन टू स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस ऑफ परचेज एंड सप्लाई ऑफ इनपुट्स और द मार्केटिंग ऑफ आउटपुट्स फॉर बेनिफिशरीज ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। ये एक बार आपको लिस्ट रीड कर लेना, एक बार आंखों के सामने से चली जाए तो आपको याद हो जाएगा। वीकर सेक्शन को लोन होते हैं, वीकर सेक्शन का क्या मतलब है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना,
ठीक है, आर्टिसंस को, कॉटेज इंडस्ट्रीज को 1 लाख तक की इंडिविजुअल क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड करना। जो ये हमारे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के जो बेनिफिशरीज हैं, एससीज एसटीज को लोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देना, डिस्ट्रेस्ड फार्मर को लोन दिया। डिस्ट्रेस्ड फार्मर ने क्या किया हुआ है, साहूकार से लोन ले रखा है, उसका लोन चुकता करने के लिए आपसे वो लोन लेने आया है, तो ये सारे आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर ही आते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल वुमेन को अगर 1 लाख तक का लोन देते हैं तो ये भी फिर उसी कैटेगरी पर। डिसेबिलिटी वालों को अगर आपको लोन देना है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को लोन देते हैं, वो सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर बैंक इन टारगेट्स को नहीं अचीव कर पाते हैं, नॉन अचीवमेंट और प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट्स होता है, तो उस केस में क्या होगा, तो बैंक्स को फिर आरबीआई बताएगा कि तुमने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना है, जिसे कि नाबार्ड ने इस्टेब्लिश किया है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में पैसा डालना है, या आरबीआई बोल सकता है कि किसी और फंड में पैसा डालो, हो सकता है वो नाबार्ड ने बनाया हो, सिडबी ने बनाया हो, मुद्रा ने बनाया हो, उसमें जैसा आरबीआई बोलेगा वैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब तो इवन जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अब ठीक है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, सॉरी, उन्हें भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर। ठीक है, अब जो हमारा इंटरेस्ट रेट्स है, कितना मिलेगा आरडीएफ की कंट्रीब्यूशन पे, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये कौन बताएगा, ये भी आरबीआई ही टाइम टू टाइम बताता है कि कितना इस पे लोन देना, इस आपकी कंट्रीब्यूशन पे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब आरबीआई ने देख लिया कि इस बैंक ने जो भी अपने प्रायोरिटी सेक्टर के जो टारगेट्स हैं इन्हें अचीव नहीं किया है, इन चीज़ों को तब कंसिडर किया जाएगा अगर ऐसा बैंक कोई भी रेगुलेटरी क्लियरेंस लेने जाता है, कोई भी अप्रूवल लेने जाता है, तो उसके अंदर ये सब देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लोन टू इंडिविजुअल्स फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज नॉट एक्सीडिंग डैश विल बी कंसिडर्ड फॉर प्रायोरिटी सेक्टर क्लासिफिकेशन। ठीक है, एजुकेशन पर्पस के लिए कितने तक का लोन होता है जिसे प्रायोरिटी सेक्टर लोन माना जाता है, वो है 20 लाख। ओके, ये हम पहले देख चुके हैं। डैश मीन्स लोन सैंक्शन बाय बैंक्स टू एलिजिबल इंटरमीडियरीज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग फॉर क्रिएशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एसेट्स। डैश मीन्स लोन्स सैंक्शन बाय बैंक्स, बैंक्स इंटरमीडियरीज को लोन देते हैं और वो आगे फिर ऐसे जगहों पे लोन देते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर के लिए क्लासिफाइड है। ऐसे टाइप के लोन्स को बोलते हैं ऑन लेंडिंग। कि बैंक ने किसको दिया, बैंक ने किसको दिया लोन, बैंक ने दिया मान लो एनबीएफसीज को, एनबीएफसीज ने फिर आगे किसी प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दिया है। तो ऐसे टाइप के जो लोन्स हैं इन्हें भी ऑन लेंडिंग बोला जाता है। ओके, चलिए अब प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स को देखें ना, कुछ हमारे गाइडलाइंस हैं उन्हें हमें देखना जरूरी है। उससे पहले एक मैं बार बार इस चीज पे स्ट्रेस करना चाहती हूं कि ये जो हमारा टारगेट है, ये है हमारा टारगेट, ये मेन इस टेबल को याद करना है, इस टेबल को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स को लेके क्या टारगेट है, फॉरेन बैंक्स का, रीजनल रूरल बैंक्स का, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का क्या टारगेट है, क्या इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन फॉल कर रहा है, कौन कौन फॉल कर रहा है, और फिर उसके बाद प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेके क्या टारगेट है, ये आपको मेनली इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ओके, चलिए उसके बाद ये वाला पॉइंट भी एक आपकी बुक में नहीं दिया है, ये बाद में ऐड किया गया है, ये वाला पॉइंट भी कि 2023 से जो आपके अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं उन्हें भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंदर। पहले ये नहीं था, अब ये फ्रॉम 31 मार्च 2023 से ऐड किया गया है। चलिए अब हम आते हैं कॉमन गाइडलाइंस फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स पे, ये बैंक ही डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स पे इंटरेस्ट भी आरबीआई डिसाइड करे, आरबीआई सिर्फ डायरेक्टिव्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक लोन्स पे कौन डिसाइड करेगा, बैंक्स खुद ही डिसाइड करेंगे। 25,000 तक के जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स होंगे वहां पे कोई भी
एडहॉक चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस नहीं लिवाई किए जाते हैं। और ये जो 25,000 की लिमिट है, ये एसएचजीज की कैटेगरी में, जेएलजीज जो हमारे जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हैं उनकी कैटेगरी में 25,000 पर मेंबर लिमिट होगी। ओवरऑल प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स अप टू 20,000, नो लोन रिलेटेड एंड एडहॉक सर्विस चार्जेस विल बी लिवाइड। जब भी बैंक्स ये लोन का रिसीट आती है, उनको एप्लीकेशन आती है, सैंक्शन करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, डिसबर्समेंट करते हैं, उन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। चाहे रजिस्टर बनाओ, चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो, सब कुछ करना पड़ता है, ताकि कल कोई इंस्पेक्टिंग एजेंसीज आके इंस्पेक्ट करना चाहे तो वो कर सकती है। ठीक है। अदर मोड्स ऑफ लेंडिंग टू प्रायोरिटी सेक्टर्स, अगर बैंक्स सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, representing loans to various categories of priority sector except other categories are also eligible for priority sector lend, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर आएंगे। अगर बैंक सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में इन्वेस्ट करता है, और ये सिक्योरिटाइजेशन किन लोन्स की हो रखी है, जो प्रायोरिटी सेक्टर के लोन्स थे, तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में माना जाएगा, चाहे बैंक ने सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन नोट्स में इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है। लेकिन ये जो लोन्स होने चाहिए, अंडरलाइंग जो लोन्स होते हैं, ये भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से ही ओरिजिन होने चाहिए। सिक्योरिटाइजेशन हम कब करते हैं कि मैंने आपको आपसे लोन लिया, मैंने कल वापस नहीं किया, तो आपके पास मेरी एसेट गिरवी पड़ी है। ऐसे बहुत सारे लोन बैंक्स के पास हो जाते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट फिर सिक्योरिटी रिसीट्स इशू करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन नोट्स इशू करते हैं। तो उनमें भी अगर बैंक्स इन्वेस्ट करता है तो वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वो अंडरलाइंग लोन भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स ही होने चाहिए। ठीक है। फिर अब देखो, बैंक्स जितना मर्जी ट्राई कर लें, कई बार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स नहीं अचीव हो पाते हैं, तो हमारे पास फिर क्या आता है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर बैंक इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट खरीदता है रिस्क शेयरिंग बेसिस पे, तो वो भी फिर अपनी अपनी कैटेगरी में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की कैटेगरी में फॉल करता है। ठीक है। इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में नॉर्मली होता क्या है कि मान लो एक XYZ बैंक है, ये रूरल एरिया में काम करता है, इसकी 90% लोन जो है ना वो एग्रीकल्चर को लेके हैं। ABC बैंक है, ABC बैंक है अर्बन एरियाज के अंदर, इनका ना 18% का टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा। अब वो क्या करेगा, ये जितना इसका पेंडिंग है, मान लो इसका 300 करोड़ का लोन इसको और देगा, तब कहीं जाके इसका एग्रीकल्चर का प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट पूरा होगा। तो ABC क्या करेगा, ABC क्या करेगा, XYZ को बोलेगा कि तुम अपना 300 करोड़ का जो एग्रीकल्चर का लोन पोर्टफोलियो है मेरे को दे दो, मेरे से तुम कोई नॉन एग्रीकल्चर वाला लोन पोर्टफोलियो ले लो। ठीक है। लिमिटेड टाइम के लिए तुम ले लो और मैं तुम्हें अपना वाला देता हूँ। इससे क्या, XYZ ने तो बहुत अपने टारगेट से ज्यादा लोन दे रखे हैं एग्रीकल्चर में, तो वो कह देगा ठीक है, ये लो तुम 300 करोड़ का लोन तुम रख लो, और तुम्हारा जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर वाला है वो मेरे को ट्रांसफर कर दो। ठीक है। तो इस तरीके से इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स के थ्रू भी बैंक्स अपना प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स पूरे कर लेते हैं। ठीक है। RRBs को अलाउड है IBPCs इशू करना शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को। ठीक है। क्योंकि उनका 75% का टारगेट है, 75% से ज्यादा भी अगर उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर्स में लेंडिंग कर रखी है, तो फिर वो दूसरे बैंक्स के साथ ऐसे इंटरचेंजिंग कर लेते हैं लिमिटेड पीरियड के लिए ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। ठीक है। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं, मान लो किसी बैंक ने अपना प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट से ज्यादा अचीव कर रखा है, 18% देना होता है एग्रीकल्चर को, 21% कर रखा है, तो ये 3% एक्स्ट्रा है, तो ये इन 3% के बदले में क्या इशू कर देंगे, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे, उन बैंक्स को दे देंगे जिनका टारगेट नहीं पूरा हुआ है। तो इसके पास 3% एक्स्ट्रा है, इसने ज्यादा दे रखा है। अब एक बैंक ऐसा है जो अपने टारगेट से 1% पीछे है, तो वो जितना पीछे है उतने के वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स ले लेगा, जितनी ओवर लेंडिंग की होती है उतने के प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सकते हैं। इनका जो प्राइस होता है ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स का, ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनता है। ठीक है। ऐसे सर्टिफिकेट्स की ऑक्शनिंग होती है RBI के ई-कुबेर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट्स हैं। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतना ज्यादा वो सर्टिफिकेट महंगा होगा।
ठीक है। अब ये सर्टिफिकेट ना 4 कैटेगरीज के लिए ही होता है। एग्रीकल्चर के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट होता है, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए होता है, और एक जनरल पीएसएलसी होता है। 4 कैटेगरीज होती हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट की। ठीक है। कई बार बैंक्स को एनबीएफसीज के थ्रू भी अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरा करना अलाउड है। बैंक्स एनबीएफसी के साथ कोऑर्डिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो बैंक क्या करेंगे, एनबीएफसीज को ऑन लेंडिंग कर देंगे, तो अप टू 5% ऑफ टोटल पीएसएल उन्हें करना अलाउड है, ऐसा कि वो एनबीएफसीज को दे देंगे, एनबीएफसीज फिर अलग अलग प्रायोरिटी सेक्टर्स को दे देंगे। दूसरा होता है को ओरिजिनेशन ऑफ लोन, जॉइंट कंट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट एट द फैसिलिटी लेवल, जॉइंटली कंट्रीब्यूट कर देते हैं लोन में, तो वो भी एक तरीका है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट पूरे करने का थ्रू एनबीएफसीज। ओके, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज पीएसएल अंडर हाउसिंग कैटेगरी। इसमें से किसे पीएसएल माना जा सकता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग माना जा सकता है हाउसिंग कैटेगरी में? जो किसी ने अपने घर का रिपेयर कराना हो, ऑब्वियसली वो होगा। गवर्नमेंट एजेंसीज को स्लम ड्वेलर्स की रिहेबिलिटेशन के लिए लोन देना, ये भी पीएसएल हाउसिंग के अंडर आता है। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स विद एनएचबी, ये भी पीएसएल कैटेगरी में आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। जो आईबीपीस हैं, ठीक है, इंटर बैंक पार्टिसिपेटरी सर्टिफिकेट्स हैं, बॉट बाय बैंक्स ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। ये बिल्कुल सही है। आईबीपीसीज अगर रिस्क शेयरिंग बेसिस पे बैंक लेता है, ठीक है, तो उस प्रायोरिटी सेक्टर का, जिस प्रायोरिटी सेक्टर का आईबीपीसी है, उस कैटेगरी में माना जाएगा कि ठीक है ये प्रायोरिटी सेक्टर लोन है। Under this, bank may sell a part of its loan asset to another bank. Often the seller bank receives the payment of the sale in the terms of another loan asset. मैंने आपको बताया था ना, XYZ बैंक ने अपना लोन ABC को दे दिया, ABC ने उतने का लोन XYZ को दे दिया, इसका फिर टारगेट पूरा हो गया। इसका जो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाला था, उसने इसको लोन दे दिया, तो एक दूसरे से लोन एसेट ट्रांसफर कर लेते हैं आईबीपीसीज के अंदर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों 1 और 2 आर करेक्ट। ठीक है। अब होमवर्क क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ पीएसएलसी, जो आपके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, इनका प्राइस ना डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से डिसाइड होता है। ऑक्शनिंग कहाँ होती है? आरबीआई के ई कुबेर, ई मेघराज, ई जनधन या फिर ई रुपए, किस पे, किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे इनका प्राइस डिटरमिन होता है। फिर अ डैश एसेट इज वन विच हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन डैश और इक्वल टू 12 मंथ्स। कौन सी एसेट है जो 12 महीने या उससे कम के लिए एनपी होती है? उसको क्या बोलते हैं? सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट या फिर नन ऑफ दी अबव। तो इनका आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये सेशन फायदेमंद लगता है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।